नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने किया खिताब। कहा, जमहूरी ढांचे में ख्वातीन को रिजर्वेशन फराहम करने की है जरूरत। खेलों के मुकाबले नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम करते हैं। लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। मगरबी बंगाल में 5 मई को बीजेपी की हुकूमत बनेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया दावा। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मरकज की जानिब से रियासत को 100 दिन के काम को रोकने का लगाया इल्जाम। मशहूर गुलकारा आशा भोसले की आखिरी रसूमात आज अदा की जा रही हैं। साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और दीगर अहम शख्सियात ने पेश किया खिराज अकीदत। और अब खबरों की तफसील। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन मुनक़िद हुआ। इस सम्मेलन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। इस मौके पर ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला लेने जा रहा है। ख़वातीन की ताकत और उनके हुकूक के लिए वक्फ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक नई तारीख रक़म की जा रही है जो माजी के ख्वाबों को हकीकत में बदल देगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी ढांचे में ख़वातीन को रिजर्वेशन फराहम करने की ज़रूरत है। ख़वातीन की तरक्की ही मुल्क की तरक्की की ज़ामिन है। जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है, ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 5 मई को बीजेपी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को अलविदा करने का फैसला कर लिया है। अमित शाह ने ममता बनर्जी से कहा कि आपके बम धमाके से बंगाल के लोग अब खौफजदा नहीं होंगे। बंगाल के अवाम बमों का जवाब बैलेट से देंगे। भाइयों बहनों, बंगाल में 5 तारीख को नई सरकार बनने वाली है।
मैं पूरे बंगाल में घूमता 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 वीरभूम आया हूं। जरा जानना है किसकी सरकार बनने वाली है? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? इस और जोर से बोलो, जानना है? इस सामने की दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ सकता हूं। बंगाल में 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है। दीदी को टाटा बाय बाय कहने का निर्णय बंगाल की जनता ने कर दिया है। दीदी, आपके गुंडों के बम धमाकों से बंगाल की जनता अब नहीं डरेगी। बंगाल की जनता बम का जवाब बैलेट से देने वाली है, बैलेट से देने वाली है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सूरी में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने मरकज की जानिब से रियासत को 100 दिन के काम देही रोजगार स्कीम को रोकने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इसको दोबारा शुरू किया। ममता बनर्जी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों से देही सड़कों की तामीर का काम रोक दिया गया था, लेकिन हमने इसे दोबारा शुरू कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानात की तामीर भी मुतासिर हुई थी, लेकिन अब रियासती हुकूमत ने इस मंसूबे को खुद आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि गरीबों को मकानात फराहम किए जा सके। মনে রাখবেন, রাজ্যের সব টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদের এখান থেকে জিএসটি একটাই ট্যাক্স তুলে নিয়ে যায়, আমাদের প্রাপ্য আমাদের দেয় না। 100 দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, আমরা চালু করেছি। গ্রামীণ রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, 5 বছর ধরে আমরা চালু করেছি। বাংলার বাড়ি আবাস যোজনা বন্ধ করে দিয়েছে, আমরা চালু করে দিয়েছি। জল স্বপ্নের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, আমরা 1 কোটি মানুষের কাছে জল পৌঁছে দিয়েছি। আগামী দিন বলে যাই, সবার বাড়িতে নলের জল পৌঁছে। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने कहा कि खेलों के मुकाबले न सिर्फ नौजवानों को अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम करते हैं, बल्कि मुल्क में इत्तेहाद और कौमी जज्बे को भी मजबूत करते हैं। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खिलाड़ी, मुकामी कायदीन और अवाम ने शिरकत की। सबसे पहले तो जिन खिलाड़ियों ने आज परफॉर्म किया है, उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं और सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि पिछले वर्ष लखनऊ के इसी ऐतिहासिक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और इस साल इस प्रतियोगिता का बेहतर संस्करण आप सबके सामने है और यह सिलसिला मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आगे भी जारी रहेगा। आप जानते हैं, किसी भी देश या समाज के विकास का जो पैमाना होता है, उसमें वहां पर जीडीपी के साथ साथ देश के एथलीटों का दुनिया भर के स्पोर्ट्सिंग इवेंट में कैसा परफॉर्मेंस होता है और स्पोर्ट्स जीडीपी कंट्रीब्यूशन पर भी यह निर्भर होता है। यानी उस देश की जीडीपी में स्पोर्ट्स का कितना बड़ा योगदान है, यह भी एक बड़ा पैमाना होता है। साथियों, पिछले साल मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां पर मैंने देखा कि खेलों के प्रति वहां के लोगों का इतना अधिक रुझान है कि वहां पर खेल उनकी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वे क्रिकेट के खेल में अच्छे हैं, वहां पर हर खेल के अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। जबकि वहां की आबादी बामुश्किल 3 करोड़ है, यानी लगभग दिल्ली की आबादी के बराबर। जब हम भारत में खेलों की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि भारत में खेलों को कभी भी वह महत्व नहीं मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में खेल और खिलाड़ियों के महत्व को न केवल समझा जाए, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का भी पूरा अवसर। बीजेपी के
कौमी सदर नितिन नवीन ने तमिलनाडु के पुडुकोटाई में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि डीएमके की हुकूमत गरीबों के लिए घर बनाने में नाकाम रही। इन्होंने फंड्स को कांग्रेस कायदीन की जानिब मोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। नितिन नवीन ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह के मनसूबों को नज़रअंदाज करना काबिल मजम्मत है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए आवास योजना हो, किसानों के लिए किसान सम्मान योजना हो, ऐसे लाभुकों को पूरी तरह से लाभ कैसे पहुंचे। करीब 12,000 करोड़ रुपया पीएम किसान योजना के माध्यम से तमिलनाडु के किसानों को राहत दी गई, उनको सहायता दी गई। करीब 13 लाख से अधिक गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। पर दुर्भाग्य है यहाँ की डीएमके की सरकार का तो गरीबों के लिए तो आशियाना नहीं बनाती, पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यहाँ का पैसा कटकर। मशहूर गुलकारा आशा भोसले की आखिरी रसूमात आज मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की जा रही हैं। इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अपनी अहलिया और बेटे के साथ आशा भोसले को मुंबई में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर आखिरी खराज पेश किया, जबकि अदाकार रितेश देशमुख और दीगर अहम शख्सियात ने भी खराज अक़ीदत पेश किया और अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उत्तराखंड के सीनियर कांग्रेसी लीडर हरीश रावत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे उत्तराखंड पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने कहा कि देहरादून को हाई स्पीड सड़क की फराहमी एक खुश आइंद इक़दाम है। इन्होंने कहा कि शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक और मुसलसल जाम एक संगीन मसला बन चुका है। हरीश रावत ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि शहरी इलाकों में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए भी इक़दाम करें। नई सड़क के आगाज़ के बाद देहरादून के अवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई, इसलिए ट्रैफिक के मसाइल का हल भी तरजीही बुनियादों पर निकाला जाना चाहिए। अच्छी बात है, एक फर्राटा सड़क दे रहे देहरादून को, मगर माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, दिल्ली तो हम 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और दिल्ली से आने वाले लोग भी 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन महाराज राजपुर से आसा रोड़ी तक पहुंचने में हमको जो 3-3 घंटा लग रहे हैं, उसका भी तो समाधान करिए। जोगीवाला का इतना बड़ा बोटल नेक है यहाँ पे, यहाँ से लेकर रिस्पना, ये सब जो एक प्रकार का जाम है, उधर आईएसबीटी का जाम है, इन सब चीजों का समाधान क्या है, वो भी तो निकलना चाहिए। और ये इस रोड के चलन के बाद देहरादून के लोगों की जिंदगी और कष्टपूर्ण हुई है, तो उनके कष्टों को जो जाम से उत्पन्न हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के हिंदुस्तान के नुमाइंदे अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान को पहले ही इन मुज़ाकरात पर शुबा था। इन्होंने कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा था, लेकिन अमेरिका की जानिब से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका ने गैर महदूद मुतालबात पेश किए, जिन्हें ईरानी अपने खुद मुख्तारी और वक़ार के खिलाफ समझते हैं। इन्होंने कहा कि ईरान ने दुनिया को ये पैगाम देने के लिए मुज़ाकरात में शिरकत की कि वो अमन चाहता है, लेकिन अमेरिका का रवैया तामीरी नहीं था। Actually, from the beginning, we had doubt about this negotiation because we are sure that the American administration are not serious for negotiation. They wanted to buy time, they wanted to refresh themselves, but we wanted to show to the world that we are not the people of war, we are not the people of criticizing and struggling, we are the people of the peace. So we accepted negotiation. And finally, we couldn't reach to the conclusion due to unlimited demand of United States of America. Actually, as you know, we didn't start this war, we didn't initiate this war, and we are not initiator of the war. They imposed this war on us, and we started defend ourselves, and also we are ready to defend ourselves still, even for 2, 3, 5 years. So, but we are not going to sell our dignity. We are not going to submit ourselves. We are not going to give our country and our rights to the other side. Actually, this Strait of Hormuz belongs to all countries. Is not only for United States of America.
And before this war, the Strait of Hormuz was open, and all countries were benefiting from this Strait of Hormuz. But unfortunately, due to the war, we got a lot of conflict and unsecure situation. So we want this strait to be open, but now the situation is not good, and some ships allowed to pass through the Strait of Hormuz. Actually, till now there is not official statements offered from and issued from Iranian officials. उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों ने तनख्वाहों में इजाफे को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बढ़ती महंगाई के पेश नज़र उजरत में इजाफा ज़रूरी है, जबकि इंतज़ामिया से मुतालबा जल्द पूरा करने की अपील की गई है। इस दौरान एहतजाजियों ने फ्लाईओवर को जाम करके एहतजाज किया। ये सैलरी बढ़ाने के लिए, क्योंकि 12,000 रुपए हमारी सैलरी है और 6 साल हो गए मेरे को भी यहाँ पे ना परमानेंट करते हैं और ना ही सैलरी बढ़ाते हैं। जब हमारे अनुशासन से ये प्रशासन से यही है कि हमारी सैलरी बढ़ जाए। ये हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए हमें हमारी पूरी सैलरी कभी नहीं मिलती और यहाँ तक सैलरी स्लिप तक नहीं देते हैं। और अगर हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो ये गलत बात नहीं है। और सीएल पे इतनी जल्दी साइन नहीं करते और सीएल पे साइन करने का आदेश है, लेकिन सीएल पे कभी साइन नहीं होते। हमें 20,000 सैलरी चाहिए बस। 8 घंटे की, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। सैलरी के बारे में सर, सैलरी कम है मेरी, 10,000 सैलरी है, 8 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी है। हम लोग का मांग 20,000 है, मांग 20,000 है 8 घंटे की। समस्या में सैलरी, मेन सैलरी बना और 12 बंदे मेरी वो चौकी में जमा है, उसको रिहा किया जाए। 12 बंदे और सभी लड़कियों को डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले, शर्ट फाड़ दिए हैं, जेंट्स मार रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट ये है कि सरकार ने 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ा दी है और हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी। हमें जो भी सैलरी मिल रही है वो 10,000 रुपए अभी तक मिल रही है, अब वो भी 8 घंटे की है, लेकिन काम हमें 8 घंटे नहीं करना पड़ता। गुजरात के सुरेंद्रनगर में एक सड़क का हादसा पेश आया। ट्रक की जद में आकर 7 अफराद की मौत हो गई। एसपी इंचार्ज वेदिका बिहारी ने कहा कि कई सैकड़ों लोग एक ग्रुप के तौर पर राजकोट से बहुचराजी जा रहे थे। रास्ते में झारात गांव के करीब रुकने के लिए जा रहे थे, ये वाकया पेश आया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में बाज़ अफराद जख्मी भी हुए हैं। बहुचराजी की तरफ लगभग 500 लोगों का संघ जा रहा था। वहाँ पे बीच में छारत गांव में वो हॉल्ट करने वाले थे। जब वो हॉल्ट करने के लिए जा रहे थे उसी दौरान का ये बना है। एक ट्रक खड़ी थी और उस ट्रक को निकलने के चक्कर में वह बीच रोड से जब निकल रहे थे तो दूसरी ट्रक ने उनका बेसिकली एक्सीडेंट हो गया है, जिसके अंदर 6 लोगों का घटनास्थल पे अकस्मात हो गया। एक जने का वीरम गांव के गांधी हॉस्पिटल में अकस्मात हुआ। बाकी 3 लोगों को सामान्य एजाई है और एक जना राजकोट में अभी रेफर्ड है। ड्राइवर जो है इस ट्रक का वो अभी हमारी कस्टडी में है। ड्राइवर का नाम है आदित्य रमेश भाई ओगनिया, जो कि लखतर विस्तार का ही है, जमार गांव का ही है। ये ट्रक भी राजकोट से ही आ रही थी। और हैदराबाद नामपल्ली के इलाके रेड हिल्स में वाक़ एक रिहायशी इमारत की 3री मंजिल पर अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद पूरा धुआं इलाके में फैल गया, जिसकी वजह से मुकामी अवाम में खौफरास देखा गया। फायर ब्रिगेड का अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा। इमारत में फंसे हुए 23 लोगों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया और कोशिश की के जरिए आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। हादसे की वजह मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। अमेरिका की जानिब से मशरकी बहरुल काहिल में मुबैना मंशियात स्मगल करने वाले कश्तियों पर हमला किया गया। इस हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने मंशियात स्मगलिंग के शुबे में कश्तियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए और कई के जख्मी होने की इत्तला है।
मैदानी इलाकों में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, अब लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त शिमला में सयाहों की बड़ी तादाद देखी जा रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाका पूरी तरह से गुलजार है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मशहूर सियाती मुकाम शिमला में इन दिनों सयाहों की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। पहाड़ों की रानी कहलाने वाले इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर ठंडे और खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, जिससे शहर में खासी चहल पहल नजर आ रही है। उधर मैदानी इलाकों में गैर मुतवक्के बारिश के बाइस अप्रैल के महीने में ही दर्जे हरारत में कमी दर्ज की गई है, जबकि शिमला में अब भी सर्दी बरकरार है। यही वजह है कि छुट्टियां गुजारने के लिए सयाह इस मुकाम का रुख कर रहे हैं और यहाँ के दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बहुत अच्छा है। जब तो शिमला में एंटर हुए तब हमें लग रहा था कि सब लोग ऐसे स्वेटर पहना हुआ है, ब्लेजर पहना हुआ है, कि इतनी तो ठंड नहीं है क्योंकि गाड़ी में थे। लेकिन हम जब शाम में बाहर निकले तो फिर पता चला कि बहुत ठंड है। इतनी ठंड तो शिमला का वेदर बहुत अच्छा है। पंजाब से तो अब अच्छा है। पंजाब में जैसा दिसंबर में होता है वैसा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ठंडा मौसम हो गया, हमारी छुट्टियां थी तो मैं क्या अभी 1-2 दिन घुमाते हैं। हरियाणा में भी कोल्ड था इस बारी। अभी जब से शिमला में बर्फ पड़नी शुरू हुई है या थोड़ा कोल्ड हुआ है, वहाँ पे भी कोल्ड हो रहा है अभी। मुकामी ताजिरों के मुताबिक वीकेंड पर सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा होता है, जिससे बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और कारोबार में भी बेहतरी आती है। हफ्ते तो देखिए कुछ तो वेदर पे डिपेंड करता है, दूसरी बात टूरिस्ट पे भी डिपेंड करता है। टूरिस्ट आता है जब वीकेंड होते हैं, और अगर फ्राइडे भी कभी ऑफ मिल जाता तो कुछ ज़्यादा फ्लो बढ़ जाता है टूरिस्ट का। सैटरडे संडे ऑफ मिल जाते हैं और बीच में अगर फ्राइडे भी मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। बट सैटरडे संडे जब ऑफ होता है तो लगभग काम 80% ग्रो करता है। अच्छा क्या वीकेंड पे होता है, जब भी 2-3 छुट्टियाँ आ जाएंगी तब वीकेंड क्या 2-3 छुट्टियाँ जब भी आएगी रश हो जाता है। इस बारी इस वीकेंड में कैसा है? वीकेंड में बहुत अच्छा है। वीकेंड बहुत अच्छा है क्योंकि थोड़ा नीचे प्लेन में थोड़ा हल्के गर्माहट आ गई है तो लोग इधर को आ गए। माहिरीन के मुताबिक गर्मी के मौसम की शुरुआत सियाती सनत के लिए मुस्बत इशारा है और आने वाले दिनों में शिमला समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में सयाहों की तादाद में मजीद इजाफा मुतवक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।